मेरे नाक को रिस्पेक्ट करना चाहिए मेरा प्रोफेशनल डिसीजन मान के, लेकिन आप उसको अगर ईगो पे ले जाएं और आप मुझे दोबारा बुलाना ही बंद कर दें तो क्या कर लीजिएगा। तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। बेसिकली क्रांतिकारी टाइम है एक्टर्स के लिए भी और पूरे सिनेमा के लिए भी, तो अवेलेबल हो जाती है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू। रिसर्च के। फिर दूसरे ट्रेनिंग बहुत हेल्प आती है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, तो वो 3 साल जो सीखा फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरह की फिल्मों में ही मौका मिलता है। जिस दिन मेरी न्यूज़ ये कह के फेंक दी गई कि आज पेपर में स्पेस नहीं है, अगले दिन मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि बेबो के बर्थडे में क्या पहनेगी लो लो। और बॉलीवुड को भी ये बहुत चीज़ समझने की ज़रूरत है। कोई चढ़ रहा है तो वो रहेगा नहीं, उतरेगा। तो आप चौड़े मत होइए, दूसरा कोई आ जाएगा उसकी जगह लेने। पहाड़ है, सब ट्रायंगल है। आपने कहा कि आप एटलीस्ट 2 फिल्में आप मना कर रहे हैं, तो मना करना बहुत ही मुश्किल काम है। जी, बिकॉज मना करने से एक तो ये होता है कि रिलेशंस पे अफेक्ट हो जाता है कभी कभार। उसके अलावा ये है कि जाहिर सी बात है, जब आप आदमी अपने घर से कहीं बाहर किसी और सिटी में रह रहा है, जी, मुंबई बहुत ही महंगा शहर है, आपको अपना सारा जी, उसको सस्टेन करने के लिए, आपको एक सर्टेन लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए। मना करना जो है वो कितना मुश्किल चीज़ है और उससे आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं और नुकसान भी। मैं अगर एक सेंटेंस में बोलूँ, आई एम वट एवर आई एम नॉट बिकॉज ऑफ माई यस, वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ माई नो। वाह। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको ना करना आना चाहिए। और रही बात रिलेशन पे फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है यहाँ पर कि हम लोगों के अंदर अभी भी प्रोफेशनल डिसीजंस को एज ए प्रोफेशनल डिसीजन लेना नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऑफर मी ए फिल्म एंड आई विद ड्यू रेस्पेक्ट टू यू आई से नो टू यू, तो आपको उस मेरे नाक को रिस्पेक्ट करना चाहिए मेरा प्रोफेशनल डिसीजन मान के, लेकिन आप उसको अगर ईगो पे ले जाएं और आप मुझे दोबारा बुलाना ही बंद कर दें तो क्या कर लीजिएगा। तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं ऐसे। बॉलीवुड में जब आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर विज़न की प्रॉब्लम मुझे समझ में आई है। यहाँ पर बहुत एक अलग तरह की रेट रेस है, एक स्टीरियोटाइप है, नज़रिए का ना होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि आपने अगर मुझे एयरलिफ्ट के इराकी मेजर की वर्दी में देखा और अप्रिशिएट किया और वो अच्छा लगा, तो आप दिमाग ही नहीं लगाएंगे, तो आप ढूंढेंगे यार अरे ये बंदा इस रोल के लिए फिट है। तो मेरे पास ऐसे ही रोल की लाइन लग जाती है। फिल्मिस्तान से पहले ऐसे ही सब पाकिस्तानी कैरेक्टर आ रहे थे। स्टीरियोटाइप का इससे बड़ा कोई एग्जांपल नहीं मैं दे सकता कि जॉली एलएलबी, I did just a guest appearance in that. After Jolly LLB, till 6 months or something, I was getting only offer of guest appearance. सर एक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस करोगे क्या? तो उतना मतलब उतना लैक ऑफ विजन है हमारे यहाँ कि एक एक्टर है, उसकी जर्नी है कि उसने कैरेक्टर्स पे काम किया है, अलग अलग कैरेक्टर हैं, कोई भी एक कैरेक्टर पिछले से मेल नहीं खाता, कोई रिपीटेशन नहीं किया। तो उसमें उतना तो ट्रस्ट करें कि अगर हम उसके सामने एक नया कुछ चैलेंज रखें, जो कि अनीस सर ने किया इस फिल्म के लिए। अनीस सर मुझे पर्सनली नहीं जानते थे, शाहिद भाई जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनको लगा होगा, मैं उस ग्रुप में उस सेटअप में नया आदमी था, तो उनको लगा होगा कि हाँ यार ये आदमी ने अब तक ऐसा वैसा 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 किया और ये चैलेंजिंग रोल है, तो इसको ट्राई कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने कोशिश करके उनको एक छोटा सा लुक टेस्ट दिया, वो वर्क किया, फिर आगे चीज़ें बढ़ी। तो ये विज़न बहुत कम लोगों में है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इतना कर लिया अभी तक तो बहुत ऊपर पहुंच जाना चाहिए। उसके भी रीज़न है, मतलब डेफिनेटली खास तौर से जब ये वाला एस्पेक्ट जब मैं बात करता हूँ कि यार अपना पब्लिसिटी करो, प्रमोशन करो, वो नहीं है मुझ में कोई इंटरेस्टेड। मैंने देखा है कि मतलब मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोल सकता हूँ कि मतलब हर फिल्म से पहले मेरे PR मैनेजर है, वो न्यूज़ भेजती है, मेरी न्यूज़ डस्टबिन में चली जाती है। हु द हेल ही इज़, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। तो मैं आपका उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही रेस्पेक्ट मेरी नज़र में आपके लिए बढ़ गया कि आप को एग्जिस्टेंस में बिलीव कर रहे हैं। मैं हमेशा को एग्जिस्टेंस का पक्षधर रहा हूँ कि कोई भी अखबार क्या खबर छपी है पे नहीं बिकता कि भैया अच्छा ये खबर छपी है आज इसमें तो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ। अखबार सब्सक्रिप्शन पे चलता है जिसमें आपके सामने ऑप्शन नहीं होता, जो भी उसमें छप के आता है वो आप पढ़ते हो। तो लेकिन आप अगर ये बोल के कि यार ये खबर पढ़ के अखबार बिकेगा नहीं, डस्टबिन में डाल दे, तो ये आप अपने जॉब के साथ बेईमानी कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिनके बारे में इस देश के लोग जानना चाहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, कुमुद मिश्रा मेरे बड़े भाई है, कमाल के एक्टर हैं। कहीं आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि छापने वाले छापने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो शायद कुमुद भाई का अपना टेक है कि वो भी छपवाना चाहिए। हमने इंटरव्यू किया कुमुद मिश्रा लखनऊ, या दूसरे और बहुत सारे एक्टर हैं इसमें। कुमुद भाई का सिर्फ एक एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि पर्सनली उनको जानता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली हम उनके बारे में जानने देना नहीं चाहते। जिस दिन मेरी न्यूज़ ये कह के फेंक दी गई कि आज पेपर में स्पेस नहीं है, अगले दिन मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि बेबो के बर्थडे में क्या पहनेगी लो लो।
So that was the replacement of that news that someone needs to know this particular actor के यार ये कुछ कर रहा है, ये कौन है। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये खबर है कि बेबो के बर्थडे में क्या पहनेगी लो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये सवाल आता है कि जर्नी क्यों डिफिकल्ट होती जा रही है। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं। तो हो रही है तो हो रही है। लेकिन What was your process like? You're brilliant in the movie. You like Hitler and you have that character पतले से, लेकिन that entire thing, the intent is menacing. थैंक यू सो मच। मेरा प्रोसेस की जहाँ तक बात है कि हम जिस इरा में को प्ले कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस इरा को, उसमें जाना, उस जोन में जाना, उसमें घुसना एज एन एक्टर बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना भी थैंक टू इंटरनेट की बहुत सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। अगर यही चीज़ 20 साल पहले कर रहे होते तो एक लाइब्रेरी में मैं दब के रह जाता, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिल ना पाता। लेकिन बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज अभी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो ये बेसिकली क्रांतिकारी टाइम है एक्टर्स के लिए भी और पूरे सिनेमा के लिए भी, तो अवेलेबल हो जाती है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू। रिसर्च के फिर दूसरे ट्रेनिंग बहुत हेल्प आती है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, तो वो 3 साल जो सीखा फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरह की फिल्मों में ही मौका मिलता है। अदरवाइज बहुत जगह तो ये है कि स्क्रिप्ट सेट पे आ गई, हाँ क्या डायलॉग है बोले और ख़त्म। तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता जो आप सीख के आए उसको इम्प्लीमेंट कर सके। आपकी जो मानसिकता है ना जी, कि मैं तब आपका सिक्योरिटी इंचार्ज था, आप छोटे लोगों को तो दैट इज ब्यूटीफुल एक्चुअली। आई रियली लाइक दैट कि कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं हाउ दे प्ले अ पार्ट। बेसिकली वो उसमें उसको विलेन या वो ऐसा इंसान, अगर उसको आप अपने घर में ऐसे नॉर्मल कपड़ों में देखेंगे, वो एक ऐसा इंसान है नहीं जिससे आप डरें। उसको सिचुएशन ने और उसको एक सडन मिली हुई पावर ने डेंजरस बना दिया है। तो वो उसको एंजॉय कर रहा है, उसको खुद भी नहीं पता कि उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी हाथ में आई है तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि मुझे उसे कैसे यूज करना। जैसे मतलब बाई चांस वो रोड से गुजर रहा था, उसने देखा अरे ये यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेस आइकन है, इसको उठा के ले आता हूँ, तो बाई चांस हुआ उसके लिए मेरे ख्याल से। तो उसको खुद नहीं पता उसकी वो एग्जैक्टली क्या चाहता है वहाँ पे। तो छोटा सा ग्रीड है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, सिचुएशंस ऐसी हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका एक पुराना आपका मैं इंटरव्यू देख रहा था और आपने उसमें क्लियरली कहा है कि मैं वो काम नहीं कर सकता जो कि मैं खुद देखना पसंद नहीं करूं। आपने राइटिंग भी करी है शुरू में। इट इज, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, आपको वाहवाही भी बहुत मिलेगी आपको, भाई क्या बात है, अपने अपने प्रिंसिपल्स के लिए आप टिके हुए हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। हमारी पहले भी बात हुई है, जो जितना कैलिबर है आपको अभी तक आपको उसका मकाम आपको नहीं मिल पाया है। यहाँ पे एक फिनोमिना जो मुझे समझ में आया है, मोस्ट ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर्स थिंक दैट दे आर गिवर एंड एक्टर्स आर टेकर, जबकि ये इक्वल इक्वेशन है। जितना एक कास्टिंग डायरेक्टर को एक अच्छे एक्टर की जरूरत है, उतना ही एक अच्छे एक्टर को एक कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत है। दिस इज कंप्लीटली गिव एंड टेक। तो अगर आप ये समझेंगे कि मैं ये वाला ऑप्शन हूँ और पोर्शन हूँ और एक्टर ये वाला है, तो वो मिसकंसेप्शन है, अपने बारे में गलतफहमी है। और वो हुई कहाँ से ये भी मुझे समझ में आया। बेसिकली दैट इज बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द एक्टर्स। एक ने मना किया, 10 खड़े हैं लाइन में, तो इसलिए उनकी कमर झुकी रहती है और कास्टिंग डायरेक्टर की स्पाइन थोड़ी सी सीधी रहती है, उसको लगता है कि आई एम द गिवर। तो वो डिमांड एंड सप्लाई वाला रेशियो रीजन रहा है जिसकी वजह से ये एक एरोगेंस, वो तुम एक्टर के अंदर समझते हैं, मैं सोचता हूँ मोस्ट ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर्स के अंदर ये एरोगेंस है। और मैं ये बात ओपनली पहले भी बोलता रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितने भी अभी तक काम दिए हैं मैक्सिमम 80% काम मुझे डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट बुलाया है। मिसअंडरस्टूड तो हूँ मैं, डेफिनेटली हूँ, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी इजी टू अप्रोच, आई एम वेरी मच अवेलेबल फॉर फ्रेश प्रोजेक्ट्स। लेकिन उसमें आप मुझे मेरे ना कहने के अधिकार की फ्रीडम दे। अगर मुझे वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता तो ना कहने का अधिकार मेरा उतना ही है जितना मेरा हाँ कहने का अधिकार है। उसको आप एरोगेंस में न लें, तो डेफिनेटली मैं और ज्यादा और अच्छा काम कर सकता हूँ। व्हाट विल यू से इफ गॉड आस्क्स यू, क्या लेंगे? पूरी दुनिया की खुशियाँ, सब खुश रहे। मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा, मैं पूरी दुनिया के लिए मांगूंगा। बहुत रायता फैल चुका है, तो मैं चाहूँगा वो रायता कम कर दे। मैं कई बार मैं देखता हूँ कि इतना सारा कुछ इनजस्टिस हो रहा है, इतने सारे लोगों को वहाँ मार देते हैं। तो कई बार आता है यार कि इधर से क्यों इग्नोर करे बैठा है खुदा, इधर भी तो देख। खुदा अगर कहीं मतलब मिल जाए सामने, अगर कुछ मतलब खुदा तो निराकार है, लेकिन अगर आपके सवाल के हिसाब से कुछ मांगना पड़े तो मैं बोलूँगा पूरी दुनिया में अमन कायम कर। आपके हिसाब से कॉमेडी जॉनरा के लिए कौन सबसे अच्छे डायरेक्टर हैं अनीस बज़्मी के अलावा? राजकुमार हिरानी, जॉनी लीवर या परेश रावल, आपके फेवरेट कॉमेडियन? जॉनी लीवर आई थिंक। 3 डायरेक्टर जिनके साथ में आप जरूर काम करना चाहेंगे? ये सवाल मैं हमेशा उलझ जाता हूँ। मैं हर उस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूँगा जिसके पास अच्छी स्क्रिप्ट है और जो मुझे खुशी खुशी अपनी फिल्में लेना चाहे।
मैं सीरियसली कभी इस चीज़ को लेके एम्बिशियस नहीं रहा कि मुझे इस आदमी के साथ करना है। मैं तो न्यू कमर के साथ करके ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे लेना चाहे और उसके पास कमाल की स्क्रिप्ट है तो मैं डेफिनेटली हैप्पीली करूँगा। अगर आपको बॉलीवुड को डिफाइन करना है 3 एक्टर्स का नाम लेके, तो कौन से वो 3 एक्टर्स होंगे? बॉलीवुड को डिफाइन करना है तो मैं सबसे पहले तो मैं ओमपुरी साहब का नाम लूँगा, फिर मैं शाहरुख खान का नाम लूँगा और फिर मैं अक्षय कुमार का नाम लूँगा। कोई एक चीज़ बॉलीवुड के बारे में जो आपको लगता है कि अनफेयर है? एक चीज़ अनफेयर है कि चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं सिर्फ। हालांकि ये पूरी दुनिया का नियम है, लेकिन मुझे लगता है कि घूम फिर के ये सबको रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। घूम फिर के हम सब जाते समय इस दुनिया से या तो मटके में है या 6x3 के बक्से में है, हम ये भूल जाते हैं। तो ये मुझे लगता है याद रखने की बहुत ज़रूरत है। सबका कहीं ना कहीं नंबर आता है और बॉलीवुड को भी ये बहुत चीज़ समझने की ज़रूरत है। कोई चढ़ रहा है तो वो रहेगा नहीं, उतरेगा। तो आप चौड़े मत होइए, दूसरा कोई आ जाएगा उसकी जगह लेने। पहाड़ है, सब ट्रायंगल है। आपकी ऑल टाइम फेवरेट हिंदी फिल्म? 3 इडियट्स और रंग दे बसंती। क्यों? वो एक ऐसे मुद्दे को एड्रेस करती है, यूथ। कोई किसी भी देश का फ्यूचर उसके यूथ पे डिपेंड करता है। जब वो फिल्म आई थी आपने देखा होगा कि यूथ में एक बहुत एग्रेशन था। हम है, मतलब जो यूथ है वो कल फ्यूचर होगा। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि यूथ सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है और जिन्हें रिटायर होना चाहिए वो पॉलिसीज डिसाइड कर रहे हैं। उनके अंदर अभी भी इतना ग्रीड है कि वो पता नहीं, अब सत्ता का वो कहो, बैठे लगातार काम कर, और यूथ बेरोजगार घूम रहा है। तो उस फिल्म ने यूथ को एक डायरेक्शन देने की कोशिश की थी और उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ भी था कि यूथ का जागना बहुत ज़रूरी है। वो एक रीज़न है वो मेरी हमेशा। और उसमें एंटरटेनमेंट भी है, फिल्म के सारे जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो भी है। तो आई थिंक रंग दे बसंती, और सिमिलरली 3 इडियट भी उसी में है। वो भी एक यूथ को और एजुकेशन सिस्टम को एड्रेस करती है।